नमस्कार तो वो लोग करेंगे ना हमको, हम क्या नमस्कार करें? तुम लोग करो। नमस्कार करवाना मेरा अधिकार है और इन्हीं अधिकारों के प्रति आज तुम लोग को जागरूक करूंगा मैं। नमस्ते, खुश रहो। तो क्या दुखी रहने का आशीर्वाद है तुमको? बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से जितनी जरूरत है उतनी चीजें पढ़ लेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान में जो हम लोगों को राइट्स प्राप्त हैं, भारतीय सिविलियन को जो राइट्स प्राप्त हैं, उन्हीं चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि पहले भाग में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि भारत कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा एरियाज भारत के हिस्से में आएगा, भारत किसको किसको अर्जित कर सकता है, जैसे कि आजकल की रूस कर रहा है और उसके ऊपर अपना कानून थोपेगा वो। तो भारत किन क्षेत्रों को अर्जित कर सकता है वो पहले भाग में है, कौन कौन से भारत के एरिया कहलाएंगे। दूसरे भाग में ये बोला गया है कि कौन कौन से लोग भारतीय नागरिक हैं और कौन कौन से लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। ये सारी बातें किस में है? भाग 2 में। पहला भाग 1 से लेकर के 4 तक है, जबकि दूसरा भाग कितने से कितने तक है? 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में वर्णन किया गया है कि भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों को हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है आपका? मौलिक अधिकार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? वैसे तो बोले तो संविधान का कौन सा भाग है? संविधान में कहां पर उल्लेखित है मौलिक अधिकार? संविधान में भाग 3 में। किस भाग में है? भाग 3 में। और भाग 3 किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद से? 12 से 35 तक। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग नंबर 3 में किया गया है, जो कहां से लेकर कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। यह जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वैसे मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार का मतलब कि एक लोकतांत्रिक देश अपने सिविलियन को जो राइट्स देता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है, आपको इन चीज़ों का अधिकार है, उन्हीं अधिकारों को क्या बोला जाता है? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। और ये प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को ये चीज़ प्रदान करे। इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया इसे? अमेरिका के संविधान से। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइए देखते हैं। लिया कहाँ से गया है? इसका स्रोत कहाँ से है? स्रोत है कहाँ का संविधान? बोलिए। अमेरिका का संविधान। यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की बात है वह अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? एक एक्स्ट्रा नाम दिया जाता है और वो क्या है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। यह मैग्ना कार्टा कौन सा वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? ये जाहिर सी बात है तुम लोगों को ये शब्द नया लग रहा होगा कि आखिर है ये क्या चीज़। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है एक विशेष प्रकार का प्रपत्र जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लेख करता हो। लगभग 13वीं शताब्दी में, 1215 के आसपास 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड का जो भी शासक था उसने अपने सिविलियन को कुछ राइट्स दिए हुए थे और वो राइट्स एक पत्र पर लिखे हुए हैं और उसी पत्र को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। उसी हिसाब से भारतीय संविधान में जो पत्र भारतीय सिविलियंस को उनके राइट्स प्रूव कराता है या फिर देता है उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा।
इंग्लैंड का शब्द जो मैग्ना कार्टा है उसी हिसाब से यहाँ पर भारतीय संविधान में इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या ये बात समझ में आई क्या? यानी कि इंग्लैंड का जो शासक था उसने अपने सिविलियन को जिस पत्र पे लिख के दिया पूरा प्रूफ कि हाँ आज के बाद तुम लोग को ये अधिकार होंगे, पहली बार दिया गया था, उसी टाइम पे उस प्रपत्र का नाम क्या था, मैग्ना कार्टा। तब से अधिकारों वाली बात को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और इस शब्द का इस्तेमाल उसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। क्या बात समझ में आ गई? और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये सभी के सभी अधिकार निषेधात्मक हैं। निषेधात्मक का मतलब ये होता है कि प्रत्येक अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि राज्य चाहे तो ये चीज़ नहीं कर सकता, नागरिकों को राज्य के द्वारा इस चीज़ का हनन नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रत्येक बात में न वाली बात आ जाती है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, राज्य के प्रति, राज्य का मतलब कि हमारे देश के प्रति निषेधात्मक है। ये क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति सीधा लिखेंगे, राज्य के प्रति निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब कि ये राज्य के अगेंस्ट हमें प्राप्त होते हैं। राज्य के अगेंस्ट का मतलब कि राज्य से आप अपने अधिकारों का मांग करते हो, हमें राज्य के द्वारा ये अधिकार मिले हैं तो हम उसको पूरे तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि किसी चीज़ ने, किसी प्रॉब्लम को लेकर के अगर आपके ऊपर एफआईआर होता है, या फिर कोई आता है आपकी ज़मीन छीन लेता है, या फिर कोई व्यक्ति आता है आपको गाली दे करके चला जाता है, अगर इन सारी चीज़ें बातों का उल्लेख होता है तो आप जाकर के कोर्ट में किसके खिलाफ केस करोगे, जो व्यक्ति होगा उसके खिलाफ केस करोगे। वह केस आप किसके आधार पे करोगे, संविधान में लिखी गई बातों के अधिकार पे करोगे। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वह आपको प्रदान किया गया है और उसका हनन होता है तो आप इसको लेकर के कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट या फिर ये जो सिस्टम है आपके साथ गलत किया है, तो वह आपके अधिकारों को वापस करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? और इस अधिकारों का जो भी संरक्षण होता है वो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। यानी कि अगर आपको किसी वजह से प्राप्त अधिकारों में से कुछ कम कर दिए गए तो उनका जो निराकरण करेगा वो कौन होगा? अदालत या फिर कोर्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कुल मिलाकर के इसमें 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने अधिकारों का? 6 अधिकारों का। वैसे जब संविधान बना था तो लगभग 7 अधिकार थे। एक अधिकार को 1978 में हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके, और हटा करके ये बोला गया कि यह संपत्ति का अधिकार है, अब यह मूल अधिकार से बाहर है, उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो कौन कौन से अधिकार है देख लेते हैं मुख्य तौर पे। पहला अधिकार जो है वो है समता या समानता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? समता या फिर समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद में कितने से कितने तक वर्णित है? अगर अनुच्छेदों की बात करें तो यह है अनुच्छेद 14 से कहाँ तक? 19 तक कि 18 तक? 18 तक। लगभग कितने हैं ये? 5 हुआ ना? इनकी संख्या कितनी है? 5। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में समता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। अभी देखेंगे डिटेल में ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। जो दूसरा अधिकार है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? ये है 19 से लेकर के 22 तक। टोटल कितने हुए इसमें? 4 हो गए। कितने हुए इसमें? 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 22 के बाद इसका तीसरा भाग स्टार्ट हो जाता है अधिकारों का। और तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार?
शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सारे सीरियल वाइज याद करना है आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 2 ही अनुच्छेद है इसमें। कौन कौन से? 23 और 24। और इसमें कुल संख्या कितनी है इसकी? 2 है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये कुछ पार्ट हैं उसके। मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। और इसके लिए ईयर याद करके रखना कि 1215 में ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने किसको अधिकार दिया था? इंग्लैंड में 1215 ईस्वी जो था वहाँ पर ये पहला शब्द इस्तेमाल किया गया था, मैग्ना कार्टा। उसके हिसाब से हमारे भारत में इसका नाम क्या पड़ा है? मैग्ना कार्टा पड़ा है। इसके बाद कौन सी बात आती है? कितने अधिकार हो गए? 3 हो गए। चौथा अधिकार कौन सा है? चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। किसको लेकर के है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? यह 25 से लेकर के 28 तक है। इसमें भी कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद आ रहे हैं, 25, 26, 27 और 28। यह किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद में 5वां भाग कौन सा है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और इसमें कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं? 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। ये 2 अनुच्छेद हैं यहाँ पे। 7वां जो अधिकार था वो क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर कितने बचे हैं? 6। और हटने वाला अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 के अंतर्गत आता था, ठीक है, जो कि अभी नहीं है। तो हम लोग 6वें में क्या लिखेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार कौन सा है? बता दो। ये अधिकार है 6वां। और जो हटाया गया अधिकार है वो भी जान लो। हटाया गया अधिकार कौन सा है? ये 32 नंबर के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? 29 से 30। यहाँ पर संख्या कितनी इसकी? 2। और यहाँ पर संख्या कितनी इसकी? 1 है। इसी के अंदर ढेर सारी बातें कही गई है। और ये अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ना, उन्होंने पूरे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था इसे। यानी कि जिसने संविधान बनाया उस व्यक्ति ने इस अनुच्छेद को क्या बोला कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। चाहे इसके बाद जब पढ़ाएंगे इस चीज़ को डिटेल में तब उस समय बताएंगे, उस समय नोट कर लेना। हटाया गया अनुच्छेद कौन सा है? हटाया गया का मतलब उसको जो समाप्त किया गया। तो यहाँ स्टार बना के लिखना। अनुच्छेद कौन सा? 31। कौन सा अधिकार था? यह संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। और यह संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? अब हटा दिया गया है। और इसको ले जाकर के कहाँ पे जोड़ा गया है? 300A में। किसको कहाँ जोड़ा गया? इसको संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और ये गया कहाँ पे? 300A में। किसमें? 300A में। और ये कानूनी अधिकार हो गया। अब कौन सा? कानूनी अधिकार। और ये कब किया गया था? ये संविधान संशोधन किया गया था 44 नंबर का। संविधान संशोधन की जितनी भी बातें होती है वो संसद के द्वारा की जाती है। और 368 अनुच्छेद के अंतर्गत बहुमत करके ये संविधान में बदलाव कर दिए जाते हैं। तो ये संविधान संशोधन हुआ था, तब हुआ था। कब हुआ था? बोलो।
1978 में कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ये बातें स्पेशल रूप से लिखना तुम लोग, ठीक है? क्यों स्पेशल रूप से लिखोगे पता है ना ये बात? क्योंकि अब ये चीज अधिकारों में नहीं आता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय के जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे भारत में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार कितने थे? तो उस समय कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। हटाया किसको गया है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और हटा करके उसको कहाँ लेके गए हैं? 300A में ले गए हैं। और 300A में अब उसको क्या बोला गया है? कानूनी अधिकार बोला गया है। यानी को संवैधानिक अधिकार नहीं है, कानून के अनुसार का अधिकार है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्या? एक बार रिकैप कर लो इसका। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? संविधान के भाग नंबर 3 में। किस भाग में वर्णित है? संविधान नंबर 3 में वर्णित है। और यह अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। संवैधानिक अधिकार ये 12 से लेकर के 35 तक है, जिसका स्रोत कहाँ से है? अमेरिका के संविधान। यानी कि स्रोत कहाँ से लिया गया है इसको? इसका जो मतलब कि थोड़ा सा होता है ना कि हाँ ये चीज़ यहाँ से अनुबंधित होकर लिया जा रहा है, प्रभाव में लेकर लिया जा रहा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट कौन था? अमेरिका का संविधान, वहाँ से प्रभावित होकर लिया गया। और भारतीय संविधान का क्या बोला जाता है इसको? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ये 1215 में जो राइट्स दिए गए थे इंग्लैंड के सरकार के द्वारा या फिर इंग्लैंड के शासक के द्वारा सिविलियंस को, उसके लिए जो प्रपत्र तैयार किया गया था उसी का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। इसकी प्रकृति कैसी है? राज्य के प्रति निषेधात्मक है, मतलब कि नकारात्मक है। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं अधिकार। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब अपने देश के विरुद्ध। और कुल मिलाकर के अभी तक 6 अधिकारों का वर्णन है। पहले 7 था, अब कितने हो गए हैं? 6। पहला कौन सा है? समता या फिर समानता का अधिकार, और यह 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और यह 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 से लेकर के 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 19 से लेकर 30 तक, और 31 हटा दिया गया है। तो 6वां अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह किस अनुच्छेद में है? 32 में वर्णित है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में बोले तो सबसे पहले कौन सा अधिकार आएगा? समता या फिर समानता का अधिकार। तो स्टार्ट करें। पहला स्टार्ट करते हैं, समता या समानता का अधिकार। क्या ये आ रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है ना। ये पहला पार्ट है, समता या फिर समानता का अधिकार। इस अधिकार को पढ़ने से पहले हम लोग उन अनुच्छेदों को पढ़ लें जो इसके अंतर्गत नहीं आते। अनुच्छेद हमने 12 से 35 तक की बात की है ना, तो 12 से 35 तक में 12, 13 शामिल नहीं है, और उधर 33, 34 और 35 शामिल नहीं है। यानी कि जिनके अंदर अधिकारों का वर्णन किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक है? 14 है, 14 से लेकर 18, फिर ऐसे करते करते 30 तक, और 32 है। 3 लास्ट में जो हैं उनमें अधिकारों से संबंधित बातें लिखी गई है, और अनुच्छेद 12 और 13 भी कुछ बातों का जिक्र करता है। देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 एक शब्द को परिभाषित करता है, और वो शब्द है राज्य। किस शब्द को परिभाषित करता है? राज्य। राज्य का मतलब कि वो जमीन की बात नहीं करता। राज्य का मतलब कि उन संस्थाओं से है जो कैसी हैं? सरकारी हैं। राज्य का अर्थ अनुच्छेद नंबर 12 के द्वारा परिभाषित किया गया है, और वो ये परिभाषित किया गया है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या फिर सरकारी संस्थाओं या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं,
यानी कि सरकार की मुहर जिस पे लगी हुई है वो सभी संस्थाएं क्या हैं, सरकार के अंतर्गत आती हैं या फिर राज्य कहलाएंगी। अगर आपसे बोला जाए कि राज्य का मतलब क्या, जमीन से लोगे तो आप अधिकार मांगने किसके पास जाओगे, जमीन से मांगोगे अधिकार? नहीं, जो वहाँ का प्रशासन है आप अधिकार उसी से मांगोगे। तो जाहिर सी बात है कि राज्य शब्द का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से नहीं है। राज्य का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जो कैसी हैं, सरकारी हैं या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द की परिभाषा है। क्या इस बात को डिटेल में लिखना पड़ेगा यहाँ पे? राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? अगर छोटे तौर पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो एक लाइन में? वो लिख सकते हो कि वे सभी संगठन जो सरकारी हैं या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, लिख सकते हैं ऐसा। तो राज्य शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है? सभी सरकारी संगठन या सरकार से मान्यता प्राप्त, सरकार से सहायता ले रहे हैं, वो सभी के सभी चीज़ किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें आप किस चीज़ को शामिल कर सकते हो? जैसे कि संसद हो गया, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, जो प्रदेशों के अंदर होती है विधानसभा, विधान परिषद होती है, ये सारे के सारे संगठन कैसे हैं? सरकारी हैं। और साथ में जैसे कि आप लोग किसी अन्य संगठन की बात कर लो, जैसे ISRO एक संगठन है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। BCCI एक संगठन है, क्रिकेट बोर्ड का है, काउंसिल है, वो भी एक सरकारी चीज़ है। पहले वो बचता आ रहा था कि हम प्राइवेट चीज़ हैं, लेकिन बाद में उसको भी मान्यता मिल गई कि वो सरकार की तरफ से है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग पिटने वाले भी हैं कुछ समय में, वो हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद? 13। अनुच्छेद 13 किसको परिभाषित करता है? अनुच्छेद 13 में ये बात कहता है कि कौन सा चीज़ कानून हो सकता है। यानी कि अनुच्छेद 13 में उस बात का वर्णन है जिसे कानून कहा जाता है। यानी कानून शब्द की परिभाषा कहाँ से आती है? 13 नंबर से। विधि, वैसे कानून नाम का शब्द उल्लेख नहीं है, इसमें विधि शब्द का उल्लेख किया गया है। विधि की परिभाषा बताई गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। अब अनुच्छेद 13 में क्या है ये समझ लो। आज़ादी से पहले इंडियन पेनल कोड, IPC धारा, CRPC धारा, ये सारी धाराएं पहले से जो भारत में लागू हैं, जो प्रथाएं पहले से हैं, वो सब के सब अभी भी अगर लागू हैं तो वो सब के सब क्या हैं? कानून हैं, वो सब के सब रूल हैं। और आज़ादी के बाद में संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वो सब भी किसके अंतर्गत आती हैं? कानून के अंतर्गत आती हैं। तो कानून का मतलब क्या है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में जो प्रथाएं और जो कानून प्रचलित हैं वो सब के सब विधि शब्द के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है इतना? तो विधि शब्द का मतलब क्या हो गया? ये ब नहीं है, वह है। विधि शब्द का मतलब हुआ वे सभी प्रथाएं व कानून जो अभी लागू हैं चाहे वो आज़ादी से पहले की थी या फिर बाद की, चाहे वो आज़ादी से पूर्व की हो या बाद की। अच्छा, एक बात बताना, कानून किसको बोला जाता है? आज के ज़माने में या फिर आज के टाइम में कानून कैसे बनता है? कानून बनाने का प्रोसेस पता है तुम लोगों को? कानून कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनते हैं? कानून बनाने का प्रोसेस ये है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के जो हमारे सांसद लोग हैं
वे बैठेंगे सदन में और आपस में डिस्कशन करेंगे कि हाँ इसके प्रति क्या रूल होना चाहिए। एक सदन उसको पास करेगा, फिर वह अपर लिमिट या फिर अपर कोर्ट जो होता है उसमें चला जाएगा, कोर्ट नहीं अपर सदन जो होता है उसमें चला जाएगा, और दोनों सदनों के द्वारा जब वो पास हो जाएगा तो पास होने के बाद में उसमें राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति उसको साइन करेगा वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्लियर है इतना? कानून कैसे बनता है कि सदनों के द्वारा किसी बात पर ढेर सारी व्याख्याएं की जाएंगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ का प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसको फाइनल करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब क्या बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। तो आज़ादी के बाद जो भारत ने कानून बनाए हैं संसद में, वो सभी कानून और आज़ादी से पहले की जो प्रथाएं प्रचलित थी वो सारी चीज़ें वो सब के सब किसके अंतर्गत आती हैं, विधि के अंतर्गत आती हैं। और अगर आपसे हमारे तरफ से पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 13। और ये भी याद रखना कि अनुच्छेद 13 जो है वो संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायालय को सौंपता है। किसको सौंपता है? न्यायालय को। यानी कि न्यायालय पूरे संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं सारे अधिकारों को एनालाइज करेगा, अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है तो उसको संरक्षित करेगा। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 13। आ रहा समझ में ये बात? यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो आपका कोर्ट है वह कोर्ट किसी व्यक्ति जिसने प्रॉब्लम खड़ी की है या किसी व्यक्ति के अनुसार जो प्रॉब्लम जहाँ से उत्पन्न हुई है, चाहे सरकार के हिसाब से हो चाहे जहाँ से हो, उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए वो उत्तरदायी होगा और संरक्षित करेगा। किसको संरक्षित करेगा? आपके राइट्स को। तो इस हिसाब से जो 13 नंबर का अनुच्छेद है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13।